धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमने एक सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल की थी और वो पिटीशन आज डिसमिस हो गई। आज ही सुनवाई थी पहली और आज ही डिसमिस हो गई। और कल हमने आपको बहुत कुछ हालांकि इनडायरेक्टली बता दिया था, लेकिन क्योंकि आज ये पिटीशन डिसमिस हो गई है तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो सवाल हों वो भी आप पूछिएगा। और क्या है ये पूरा सिस्टम, माजरा क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। पहली चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट जाया कब जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हर एक केस नहीं लगता, कोई कोई केस ही सुप्रीम कोर्ट में लगता है। भारत का कोई भी नियम है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे नियम होता है। जैसे भारत के संविधान में 1 नंबर कानून है, 2 नंबर कानून है, ऐसे है। तो ऐसे एक भारत के संविधान में 32 नंबर कानून है। इस 32 नंबर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान पावर देता है कि वो मतलब ज़्यादा पावर होती है। इस नियम के तहत भी सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई भी बड़ा काम, बड़ा ऑर्डर पास कर सकती है, कोई भी बड़ा काम कर सकती है। ये एक नियम होता है आर्टिकल 32 में तो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसको पढ़ोगे, 32 नंबर नियम, देसी भाषा में कहें, पढ़े लिखे लोग समझेंगे, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत अगर कोई शिकायत या कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो इस नियम के अंतर्गत जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से उसका निपटारा, उसका फैसला कर सकती है। और इसमें ज़्यादातर वो केस आते हैं जिसमें किसी के मानव अधिकारों का हनन किया जाए। तो ये मानव अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट्स कह देते हैं भी, जो आपको ज़रूरी हैं इस देश में रहने के लिए। जैसे आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, आपको ज़िंदा रहने का अधिकार है, आपको कोर्ट जाने का अधिकार है। तो ये ऐसे सारे अधिकार संविधान में आम नागरिकों को दिए गए हैं। और अगर किसी अधिकार का हनन हो तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करके उस नियम का पालन करवा सकती है एक तरह से। तो इसी तहत हमने आर्टिकल 32 में एक पिटीशन PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। और इसमें आर्टिकल 32 में हमने ये बताया था भी इसमें 5 बड़े मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। पहला ये कि बराबरी का बर्ताव नहीं है भी। बराबरी का बर्ताव क्या है कि जैसे सबको न्याय पाने का, सबको बराबर देखा जाए, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता भारत के संविधान के अनुसार। तो सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन जितनी हमारी कंप्लेंट्स आती हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, जितना प्रेमी है, इन सब के जितने भी कानूनी मसले हैं जो संगत के हक में हैं, उन कानूनी मसलों में भेदभाव है। और बाकायदा ऑर्डर पास हुए हैं, वर्बल ऑर्डर में कोई भी पुलिस कर्मचारी कोई भी सब काम नहीं करेंगे। तो ये भेदभाव है कानूनी तौर पे भी। और वैसे भी जो ऑर्डर पास कोर्टों ने किए, जैसे नीचे CBI कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए समय समय पे, उन सब में भी डेरा की संगत के साथ भेदभाव किया गया। ये कानूनी तौर पे टेक्निकल है। तो हमने उसमें बोला भी इसमें आर्टिकल 15, 14, 15 ऐसे, और जीने का अधिकार है सबको। तो उसमें जो लोग ज़बरदस्ती मारे जा रहे हैं, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, और उनकी हत्या के बाद उनकी हत्या की ना तो जांच हो रही है, ना कुछ पड़ताल हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सारी शिकायतें होने के बावजूद, तो लोगों को जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। इसके अलावा जो यूपी वाला आके जबरन लोगों को हिंदू धर्म के रीति रिवाज, ज़बरदस्ती देवी देवताओं को पूजो, दिए जगाओ, ओम लिखो, ये सब चीज़ें जो ज़बरदस्ती वो हिंदू धर्म में परिवर्तन करा रहा है बाकी संगत का, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो जबरन धर्म परिवर्तन होना, एक तरह से एक नकली बंदे का इस्तेमाल करके एक असल आम लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करना, तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का वायलेशन है। तो ये मतलब कानून के तहत हम सुप्रीम कोर्ट गए थे भी, ये कानून जो हैं ये तोड़े जा रहे हैं, मानवाधिकार जो हैं ये तोड़े जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इसमें आवाज़ उठाता है उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। मतलब ये बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और इस सबके लिए एक नकली आदमी का इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए इस नकली आदमी की जांच की जाए, और ताकि इन लोगों के जो मानवाधिकारों का हनन है उस हनन को बचाया जा सके।
अब मसला है भी आखिर कोर्ट में हुआ क्या है ऐसा, और आपके मन में कई सवाल आएंगे भी कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एडम ब्लॉक को ये खबर मीडिया में चलवानी पड़ गई कि भाई राजनीतिक विंग भंग कर दिया, यूपी वाले के आदेश से राजनीतिक विंग को भंग किया गया है, जबकि इनके तो हक की खबर थी, पिटीशन डिसमिस हो गई। तो फिर ये फालतू की खबर अचानक से कैसे मीडिया में आज चल पड़ी, और 3-4 चैनल जो इनके पेट हैं जहाँ जहाँ इनकी सेटिंग चलती है, तो अचानक से वो कैसे चल पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन डिसमिस हुई थी, खुश होना चाहिए था, खुश क्यों नहीं हुए, और हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, देखो हमें ये एक्सपेक्टेड था पहले से। अगर जिन्होंने 300 लोगों ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी, जिनको याद होगा जो 300 लोग 294 या 300 लोग थे जिन्होंने पिटीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे फाइल कर की थी, उनकी हमने मीटिंग लेके बाद उनको पहले ही बोल दी थी कि ये पिटीशन डिसमिस होगी, और ये पिटीशन इसलिए नहीं लगाई जा रही भी हाई कोर्ट इंक्वायरी करे, ये पिटीशन ये साबित करने के लिए लगाई जा रही है भी इस सारी साजिश में हाई कोर्ट भी मिली हुई है। ये चीज़ हमने उस टाइम पहले एडवांस में पिटीशन लगने से पहले ही क्लियर कर दी थी भी ये पिटीशन डिसमिस होगी, इस पिटीशन पे जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन ये इसलिए लगाई जा रही है ताकि हाई कोर्ट की असलियत लोगों के सामने आए। ये जिनको जो गए थे उनको पता है, ये जिन्होंने लगाई थी उनको हमने एडवांस में बताया था। अब इसके बाद हमने चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास भी पिटीशन लगाई, वो भी पेंडिंग रखी। अब यही चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि यूजुअली आज जो था बेंच था जस्टिस एम.आर. शाह और एक और जस्टिस रवि कुमार ऐसे थे, कोई केरला के जज थे, और जस्टिस एम.आर. शाह कोई गुजरात के जज हैं, और वो लीड कर रहे थे बेंच को। मतलब क्या होता है कि कोर्ट के अंदर 2 जज बैठते हैं, एक सीनियर जज होता है, एक थोड़ा जूनियर जज होता है। तो जूनियर जज होता है वो सीनियर वाले को थोड़ा बहुत हेल्प करता रहता है, लेकिन ज़्यादा सुनवाई सीनियर जज ही करता है। जूनियर जज तो सिर्फ साइन करने के लिए होता है और उसकी हेल्प करने के लिए। तो डबल बेंच क्या तो देते हैं, पर असल में चलती सीनियर की ही है। अब उसमें हमारा 10वां नंबर था, और क्योंकि मैं खुद कोर्ट में मौजूद था और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं कभी सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में ऐसे कभी गया नहीं, तो पहली बार था मेरा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी कोर्ट रूम के अंदर क्या होता है देखने के लिए। 10वां नंबर था हमारी सुनवाई का। तो पहले 1 नंबर से शुरू हुआ। 1 नंबर से जब शुरू हुआ बोलना, तो मतलब अजीब बात ये थी कि बोल तो जज सुनवाई कर रहा था, तो 1 से लेकर 9 नंबर तक की जितनी भी याचिकाएं थी उसने सबकी ऐसे बेइज्जती की। 9 के 9 फाइलें वो डिसमिस कर दी भी, कोई भी फाइल मतलब उस पर सुनवाई नहीं की, मतलब रिजेक्ट कर दी 9 फाइलें। अजीब बात ये थी, रिजेक्ट तो फाइल वो उनकी कर रहा था, लेकिन देख हमें रहा था जज, बार बार हमें और मुझे और मेरे वकील को बार बार देखे जा रहा था। जैसे ही हमारी फाइल भी आ गई अब 10वें नंबर पे, जैसे ही हमारी फाइल आई तो नीचे साइड में 2-3 लोग बैठे होते हैं और वो फाइल पकड़ा के जज को दे देते हैं, जी ये 10 नंबर की फाइल है। अब जज ने वो फाइल खोली ही नहीं। अब पहले क्या होता है रूटीन में, जब भी कोई आप याचिका लगाते हो तो कोर्ट कहती है हाँ जी बोलो जी क्या बात है तुम्हारी, सुनते हैं। तो अब अपना वकील था वो खड़ा होकर बोलने लगा। 3 वकील थे अपनी तरफ से, तो एक वकील जो मेन था, एक वकील जो आगे माइक पे बोलने लगा, उसने कहा जी हम आर्टिकल 32 में एक याचिका लेकर आए हैं PIL। इतनी ही लाइन बोली थी, इंग्लिश में बोली थी भी दिस इज एन पिटीशन PIL अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी ही लाइन बोली थी। इसके एकदम बाद जो जज एम.आर. शाह, जस्टिस एम.आर. शाह थे, उन्होंने एकदम रोक दिया। कहते भी ऐसा है, फाइल नहीं खोली जो टेबल पे उनके फाइल रखी है, कहते इस एप्लीकेशन की आखिरी लाइन पढ़ो। अब आखिरी लाइन में लिखा हुआ था भी डेरा मुखी को, वो नकली डेरा मुखी को सुप्रीम कोर्ट में लाके उसकी पहचान कराई जाए भी असली है या नकली। आम तौर पे जब कोर्ट के अंदर लास्ट में ये लिखना पड़ता है भी आखिर तुम चाहते क्या हो, तो लास्ट लाइन यही लिखी जाती है, उसे बोलते हैं प्रेयर। लेकिन जब भी कोई वकील ये लाइन लिखता है तो वो कैसे लिखता है कि वो लिखेगा जी हम चाहते हैं 20 बंदे को, हम कहें भी डेरा मुखी को कोर्ट में लाके उसकी शिनाख्त की जाए भी असली है या नकली। साथ में एक लाइन लिखी होती है कि इसके अलावा कोर्ट को जो सही लगे भी वो अपने तरफ से फैसला कर दे भी हम अगर हमारा ये सोचना ठीक है तो कोर्ट को जो सही लगे वो अपना फैसला कर दे।
अब कोर्ट ने क्या किया, एम आर शाह ने उन्होंने बोला, कहते भी आखिरी लाइन पढ़ो। उसने पढ़ा भी, जैसे उसने पढ़ा भी यहाँ बुलाया जाए, उसके बाद उसको अगली लाइन नहीं पढ़ने दी वकील को कि भाई जैसा कोर्ट चाहे वैसा कर ले, बस इतनी लाइन पढ़वा के बोलते जी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से डेरा मुखी को इस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। अब उन्होंने इंग्लिश में बोला दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ग्रांट दिस रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी काट है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है भी वो किसी भी कानूनी तरीके से मानव अधिकारों के हनन को रोके। और पीआईएल का मतलब ये होता है कि जनता के हित में है, जिस बंदा जो लेकर आया उसके हक में नहीं है, ये जनता के हक में है। अब उसने जब ये लाइन बोली, हमें बड़ा अजीब लगा भी सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकती है कि हमारी पावर ही नहीं है। उसने कहा कैन नॉट, नहीं कर सकती भी हम ये नहीं दे सकते भी। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देख रही भी इसमें मानव अधिकारों का हनन है। अब इतनी बात बोलते ही उसने बोला ये पिटीशन फालतू है। एक वर्ड यूज़ किया था जो मेरे ध्यान नहीं है अभी, वर्ड भी मिसकंसीव्ड ऐसा कुछ था, मिसकंसीव्ड है, दिस पिटीशन इज मिसकंसीव्ड हैंस डिसमिस्ड। अब जैसे ही वकील बोलने लगा कि भाई, उसने तो फिर अगली लाइन यही बोलनी थी भी ठीक है जी हमारे वाली प्रेयर नहीं माननी तो आप अपने हिसाब से कर लो कोई भी चीज़। पर उसको जैसे ही वो बोलने लगा, आगे से जज क्या बोलता है, कहता अगर एक अक्षर भी बोला तो फाइन लगा दूंगा। मतलब शुरू कैसे हुआ, आधे में 30 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। पहले बोला जी हम जी आर्टिकल 32 में पिटीशन लेके आए, जज ने वहीं रोक दिया। बोला आखिरी लाइन पढ़ो, कहा जी डेरा मुखी को कोर्ट में लाया जाए। बोला ये नहीं हो सकता, आगे से अगला एक अक्षर भी बोला तो फाइन लगा दूंगा, जाओ, फाइल फेंक दी। अब पहले तो हमें समझ में नहीं आया क्या, लेकिन अब वहाँ आसपास जो लोग बैठे हैं वो भी आसपास बड़े बड़े वकील आते हैं वहाँ, तो वो आसपास सारे खुसर पुसर शुरू हो गई भी ये क्या हो गया, जज को भी सुन नहीं रहा है, मैं बिना सुने ही बिना फाइल खोले ही बस जाओ डिसमिस। इसका मतलब कुछ छुपा रहा है जज भी, ये चाहता है जज को जैसे कहा गया है भी जो इस पिटीशन में लिखा हुआ है वो वकील बोल के कोर्ट में सुना ना सके, क्योंकि कोर्ट में वहाँ तो कैमरे वगैरह सारे लगते हैं, बाकी इधर तो कोर्टों में लगते नहीं। वहाँ की कोर्टों में रिकॉर्डिंग सब कुछ होती है कैमरों में। तो उसको मतलब बोला गया भी सुन ना ले, कोई और कोर्ट में बैठे बाकी वकील ना सुन लें भी आखिर क्या लिखा है इसमें, तो मतलब बोलने नहीं दिया। अब प्रॉब्लम ये कि एक बंदा कोर्ट में जाए जी, ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों का मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और उसका हनन की वजह एक डुप्लीकेट आदमी है और जो कहने को तो डेरा मुखी है लेकिन असल में है नहीं, और वो तरीके से लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी करा रहा है, लोगों के कत्ल भी करवा रहा है, समाज में दंगे फसाद भी करा रहा है, और उस सबके हमारे पास सबूत हैं। वो कहे जी इसलिए इस बंदे को बुलाओ, ये असली नहीं है, ये नकली है, या फिर इसकी शिनाख्त कराओ। अब कोर्ट कहे जी हम ये कर नहीं सकते, इसका मतलब बंदे मरते हैं तो मरे। अब कोर्ट का ये अब अभी तो क्योंकि हम लाइव बोल देंगे, क्योंकि अब सबको पता समझ में आ रहा है, गुजराती जज शाह उसका सरनेम हो, बाकी जो आप समझ रहे हैं वही मैं समझ रहा हूँ। और उसके बाद अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की पहचान कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की पहचान ऐसे होती है कि जब आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजों के बारे में या मौके के जजों के बारे में इंटरनेट पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने किस तरह के बड़े बड़े फैसले लिए होते हैं वो उसकी पहचान बनते हैं। देखो जिस जज ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, इस तरह की पहचान बनती है। तो फिर हमने उसके बाद गूगल करना शुरू किया भी आखिर जस्टिस एम.आर. शाह ने पहले क्या कोई बड़ा फैसला लिया है भी, अगर लिया है तो फिर डर क्यों रहा है इतना, और अगर नहीं लिया तो फिर अलग बात है, फिर तो समझ ही जाएंगे। तो जब हमने खोला तो सबसे बड़ा फैसला क्या लिया जस्टिस एम.आर. शाह ने कि कोविड के दौरान जो लाखों लोग मरे लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से, उसके बावजूद जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा भी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है कोविड-19 के दौरान। तो ये उनका लैंडमार्क जजमेंट था। फिर हमें समझ में आया कि अभी अब समझ आ गया अभी ये सब खिचड़ी है क्या। बाकी मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही समझ गए। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पीआईएल को सुनना नहीं चाहता, बिना सुने बिना फाइल खोले बोलता जी अगर बोले तो मैं फाइन लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, या तो बे वो आदमी काना है। सुप्रीम कोर्ट को किसका डर है, सुप्रीम कोर्ट को डर किससे लगता है, किसी से नहीं लगता, उनके ऊपर तो कोई जज ही नहीं है, पावर ही नहीं है।
तो उनको किस चीज़ से डर लग रहा था, क्यों नहीं सुनना चाहते थे, क्यों नहीं वो चाहते थे भी कोर्ट के अंदर ये बात पता और लोग भी सुने। और अब या तो जज काना है, या कोई पीछे से कोई गड़बड़ है, उसको डराया धमकाया गया है, और या फिर महात्मा गांधी जिंदाबाद। चौथा कारण तो है नहीं, क्योंकि वो अपने ही कानून को गलत बोल रहा है भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है ये सब करने की और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई बात हल्के में बोल नहीं सकती। हालांकि मैंने अपने वकील को पहले से बोला था कि ये पिटीशन वहाँ डिसमिस होगी, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे देखना ये है भी क्या ये हाई कोर्ट के पैटर्न पे डिसमिस होती है या सुप्रीम कोर्ट कोई मेरिट्स कोई फाइंडिंग लिखती है इस पर। अगर फाइंडिंग लिखेगी तो हम उसको भारत के संविधान के हिसाब से चैलेंज करेंगे, लेकिन उसने तो फाइंडिंग छोड़ तो फाइल खोलने नहीं दी। अब हमें कभी जज इतना डरा हुआ क्यों है, ये आसपास जब और वकीलों से पूछा जो वहाँ बैठे थे कि भाई क्या जी बड़ा अजीब है भी जज फाइल खोले बिना सीधा ही बोल रहा है भी कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकती, भी क्यों ये बात मांगी ही क्यों गई है कि उसको बुलाया जाए। हो सकता है वो कोई आतंकवादी हो सकता है वो कुछ किसके बेस में कोई और गिरोह चला रहा हो कुछ। और ये पिटीशन सिर्फ असली नकली तक सीमित नहीं थी, इस पिटीशन में 150 लोगों की हत्याएं जिनका कातिल अभी तक मिला नहीं है उन सब का जिक्र था। 150 लोगों की हत्याओं का कातिल हमने इस पिटीशन में ढूंढ के दिया कि कैसे ये कत्ल जो हैं वो सरकार ने मिलके और यूपी वाले ने और हनीप्रीत ने मिलके किए, और इसका कातिल कौन है अभी पता चल जाएगा भी, आप बुलाओ तो सही। इसका मतलब क्या है कि जैसे महाभारत हम सुनते थे ना जी, चलो जी पहले भीष्म पितामह को बोला भी तू तो समझदार है तू कुछ कर ले, फिर द्रोणाचार्य को भी बोल के देख लिया, धृतराष्ट्र को भी समझा के देख लिया, जो भी वहाँ पे समझदार बंदे थे हर एक कल्ले कल्ले बंदे को समझाया, लेकिन किसी बंदे ने पांडवों का साथ नहीं दिया, सच्चाई का साथ नहीं दिया। आज भी दौर कुछ ऐसा ही है, उस टाइम तो राजा ही सुप्रीम कोर्ट होता था, आज भी दौर कुछ ऐसा ही है। आज दौर कैसा है भी आप पहले हाई कोर्ट को समझाओ, लोअर कोर्ट को समझाओ, सरकार को समझाओ, पुलिस को समझाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट को समझाओ, तो एक एक करके सबको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। मतलब हम आपको लगे भी यार तो आप क्या करेंगे, ये अभी तो शुरू हुआ है काम, आप इसको समझ नहीं रहे ये हो क्या रहा है। ये हमारी ज़िंदगी आध्यात्मिक दुनिया के हिसाब से है, और ये दुनिया धरती में जो भी घटनाक्रम है ये आध्यात्मिक तरीके से चलता है, दुनियावी तरीके से नहीं चलता। ये नहीं है भी किसी नेता ने चाह लिया तो आज सूरज पश्चिम से उग जाएगा या आज बरसात होएगी, नेता की मर्जी है, ऐसा नहीं है। हालांकि पहले तो ऐसे राजा भी हुए जो अपनी मर्जी से बरसात करा लेते थे, पर चलो ये सब कुछ है। अब ये धीरे धीरे क्या है कि अब आप समझो भी सीबीआई कोर्ट जो पिताजी के केसों की सुनवाई शुरू से करती आई 2007 से 2010 से 17, 18, 19 भी जो भी अलग अलग सजाएं हुई, हमने जब उस कोर्ट के जज को बोला भी तुम मिले हुए हो तो जज बोला जी मेरे को धमकी दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो भाग गया, उसने कार्रवाई नहीं करी, मतलब वो सच में मिला हुआ था। वो जज अपनी ट्रांसफ़र लेके भाग गया। तो पहले सीबीआई कोर्ट को हमने साबित कर दिया भी सीबीआई कोर्ट जो भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है सब में मिली हुई है। फिर जब हाई कोर्ट में हम गए तो जस्टिस करमजीत सिंह थे। जस्टिस करमजीत सिंह ने जिस तरह से पिटीशन डिसमिस करी और जिस तरह से धमकियां दी कोर्ट के अंदर, तो वहाँ साबित हो गया भी हाई कोर्ट में ये जज भी मिला हुआ है। उसके बाद हम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास भी गए, जब 2-3 महीने उसने कोई कार्रवाई नहीं करी तो इसका मतलब वो भी मिला हुआ है। तो कम से कम वो सुने तो सही, उसके बाद कहे जी आपकी फाइल में ये कमी है इस वजह से इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कारण है। वो सुनना नहीं चाहते, डर क्यों रहे हैं, कौन डरा रहा है उन्हें, कौन कह रहा है उन्हें भी तुमने सुनना ही नहीं है पहले ही फेंक दो फाइल, कोई तो कारण है ना। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट आज जो फैसला दे, हालांकि उसने ये फैसला बोला वहाँ पे लिखवाया कि पिटीशन इज़ मिसकंसीव्ड और हैंस डिसमिस्ड, और बस इतना लिख के। लेकिन अभी मैं लाइव बोल रहा हूँ तो कल को ऑर्डर कुछ और आएगा, लिख के देख लेना, जैसे हाई कोर्ट ने किया था ना, बोलती कुछ हो रहा है लिखती कुछ हो रहा है, ऐसे ही इसने करना है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों, उसको पता है भी उसने 2 नंबर में काम किया आज ये, और वो हमारा लाइव भी सुनेगा जज और बाकी जितने चेले चपटे इसमें शामिल हैं। अब आपको लगे भी फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जब इतना सब कुछ हुआ तो न्यूज़ में यह खबर क्यों नहीं आई, जबकि वहाँ तो पत्रकार भी मौजूद थे, सुबह सुबह तो न्यूज़ 18 वाले खबर चला रहे थे, तो फिर आज न्यूज़ में खबर क्यों नहीं आई और ये अचानक से राजनीतिक विंग भंग होने की खबर क्यों आई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई थी, या कह लो भी कंप्रोमाइज थी इस मसले में, कि जो अपने बनाए कानून को ही तोड़ रही थी, अपने पावरों को ही कम दिखा रही थी। तो अगर ये चीज़
मीडिया में आती तो एनालिसिस बैठ जाता है इस पर कि भैया सुप्रीम कोर्ट ये कर क्या रही है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, भैया अपनी पावर को कम क्यों बता रही है कि मेरे पास पावर नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात लिख के दे देगी कल को ऑर्डर में, इसका मतलब आप जेल से कैदी उठा के वहाँ नकली कैदी बिठा दो, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक आपके कैदी को किसी भी कोर्ट में पेश नहीं करवाया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है तो निचली कोर्ट के पास पावर कैसे आएगी उस कैदी को जेल में कोर्ट में पेश करवाने की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया आज तो, लेकिन अब क्या है, अब तो खेल शुरू हुआ है भाई। अब तो बड़े प्लेयर मैदान में उतरे ना, हाई कोर्ट सब पीछे हट गया, अब सुप्रीम कोर्ट उतर गया है। लो जी अब हम डरा के देखते हैं, हम दबा के देखते हैं, आपका यूपी वाला काम हम चलाएंगे। क्यों, क्या हिस्सेदारी वहाँ तक चली है? तो अब अगर आपको लगे भी नहीं है जी ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के बाद लीगल ऑप्शंस बंद हो गए, अरे नहीं, असल में क्या है कि ये जुंडली है जितने भी ये उल्टे सीधे काम करने वालों की। अगर ये इतने ही पावरफुल होते तो सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे डरता नहीं था कोर्ट में बैठ के, वो ऐसे गुस्सा नहीं दिखाएगा। क्यों, उसको लगता है मेरे से बड़ी पावर कौन है। वो क्यों डरता है, वो क्यों डर रहा है भी कोई वकील ये बोल ना दे कुछ ऐसी बात कि मेरे को छुपानी मुश्किल हो जाए। किससे डर रहा है वो सच्चाई का जो डर होता है ना, वो डर है, वही डर है। वो बड़े से बड़ा तोप चाहिए, वो डर उसको भी लगता है। और ये डर जो है यही सच्चाई एक दिन सामने लेकर आएगा। और क्या कि ऐसा नहीं है, अब आपको ध्यान हो 2019 में एक पिटीशन लगाई थी और एक जज ने मेरे ऊपर 50,000 रुपये फ़ाइन लगा दिया था। जज का नाम था अमोल रतन सिंह। उसने बड़ा सोचा होगा भी 4 पैसे खा के अब तो मेरी ज़िंदगी सुख चैन से कटेगी। अब यकीन मानो आज वो रिटायर हो गया वो जज, और मैंने आज पता करवाया उस जज के बारे में। वो कहा जी उस जज को एक ऐसी बीमारी होगी कि वो सो ही नहीं सकता, मतलब आप साइंस की भाषा में इंसोम्निया, नींद ना आना, वो सो नहीं सकता। और ये बीमारी उसको जज रहते हुए हो गई थी। मतलब जब तक उसके टीके लगते हैं, नशे की गोलियां देनी पड़ती तो जाके थोड़ा बहुत सो पाता है, वरना वो सो ही नहीं सकता, मैं उसको बीमारी होगी। अब उस टाइम तो उसने एडम ब्लॉक से पैसे खा लिए कि भाई मेरी ज़िंदगी बाकी की सुख चैन से कटेगी। अब भगवान ने क्या किया, नींद ही छीन ली, अब ले ले सुख चैन, मैं कहाँ से मिलेगा। और ये वही जज है जिसने कुंवर विजय प्रताप सिंह की बैबल कला गोलीकांड वाला ये सब इन्वेस्टिगेशन को रद्द किया था और रिज़ाइन करने पे मजबूर किया था बरगाड़ी वाले मसले में, कोट कपूर और बैबल कला में। तो क्या है कि ऐसा नहीं है, ये लोग कोई भगवान नहीं होते जज, ये क्या इनकी ड्यूटी है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, मान लो आप कोई अफसर लगे, सरकारी काम कर्मचारी हैं, टीचर हैं, कोई अफसर हैं, तो आपने उस लेवल की पढ़ाई करी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी ड्यूटी है काम करना। इसी तरह जज भी ड्यूटी बाउंड है और उनकी ड्यूटी इस कानून जो लिखे होते हैं उसके अंदर बंधी हुई है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो उस कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। और जब वो जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने का प्रावधान है, ऐसा नहीं है भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब मसला कहाँ शुरू होएगा, अब मसला सुप्रीम कोर्ट के इस जज के खिलाफ शुरू होएगा भी आखिर जो लोगों की हत्याएं हो रही हैं ये जज उन लोगों को बचा क्यों रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो ताकतें हैं संविधान में दी हुई उसको कम क्यों बता रहा है, उसको गलत क्यों बता रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल क्यों रहा है, इसका मतलब क्या इस पर कोई प्रेशर है, या ये भ्रष्ट हो गया है, या फिर डराया हुआ है, ये धमका रखा है, क्या है। तो अब यहाँ से आगे कार्रवाई अब चलनी है। तो मसला क्या है कि हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं भाई ये भाग क्यों रहा है सिस्टम। अगर असली है तो उसी टाइम बोलो जी असली है, सरकार खड़ा होकर बोले ना असली है, क्यों नहीं लिख के देती ये बात। और जब ये बात बोले भी लिख के दो ना, ये बात भी असली है, तुम्हें एक बार लिख के दे दो भी असली है, फिर हम आपको बताएंगे भी ये नकली कैसे है, फिर हम आपको प्रूफ भी देंगे भी अगर ये असली है तो फिर ये कौन है, ये भी देंगे। लेकिन क्या है, सरकार भाग रही है तो किसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है, जजों के। अब ये जज मई में रिटायर होना है, उस टाइम अमोल रतन सिंह के साथ भी सब किया, उसने भी रिटायर होना था भी उसको। अब जाते जाते जितना माल हड़पना हड़प लो, क्या पता चलता है। तो ये तो अब समय बताएगा भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन आप बहुत सारे लोग क्या है अफसोस जाहिर करने लगते हैं कि जी बड़ा बुरा हुआ जी, हौसला रखो हौसला। हमने मैंने तो आपको कल ही बोल दिया था ये बात भी सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी तय करेगा भी 1-2% का शोर जैसा आदमी हमारा गुरु बनेगा या हमारा संत, हमारा गुरु, हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर है। भी हनीप्रीत जिसके साथ ऐशप्रस्ती कर रही है हमने नहीं मानना उसको गुरु, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी कहेगा। अजीब बात क्या है,
ना तो हाई कोर्ट ने ऐसा कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा भी ये बंदा असली है। क्यों नहीं कहा? इसका मतलब उसे पता है भी ये नकली है, वो इससे बचना चाह रही है। अब क्योंकि क्या कि जज के सामने आप जुबान नहीं लड़ा सकते, वो धमकाता है, वो आपको फाइन दे देगा, सज़ा कर देगा। अभी एक वो डीएसपी है ना सिखों उसको 6 महीने की सज़ा हुई है, वहाँ आप जुबान लड़ाओगे तो वो सज़ा कर देगा, इसलिए बंदा डरता है ये तो बिना मतलब सज़ा हो जाएगी। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहता भी असली है, अभी तुम बकवास कर रहे हो। वो ये इस चीज़ से भाग ही क्यों रहे हैं? तो क्या कि आप जो लोग, मुझे बहुत सारे लोगों ने आज कॉल किया कि जी ये बड़ा बुरा हुआ जी, बड़ा कोई नहीं, हौसला रखो जी, मालक साथ है वगैरह। ठीक है, आपकी हमदर्दी है, लेकिन आप ये मत समझना कि भी पिटीशन डिसमिस होगी तो जी हमारा फ्यूज़ उड़ गया, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। अभी तो बहुत रास्ते हैं। क्या है कि ये तो प्लेयर कितने हैं मैदान में, आपको ये समझ में आए भी। सिर्फ सीबीआई कोर्ट का जज नहीं भ्रष्ट हुआ था, हाई कोर्ट क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सरकार स्टेट की क्या कर रही है, सेंटर की क्या कर रही है, यूपी की क्या कर रही है, पंजाब की क्या कर रही है। और इस सब में ऐसा भी, इसमें ये पिटीशन में सिर्फ एक केस नहीं था, 150 तो हत्याएं थी जो सरकारी रिकॉर्ड में हैं, और 100 हत्याएं वो थी जो सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं कि ये बंदों को मारा गया है, उनके हिसाब से नॉर्मल डेथ हुई है उनकी, वो भी थी। तो ये 250 लोगों की मौत के कातिल, इनके हत्याओं के कातिल हम कोर्ट को सौंप रहे थे, तो कोर्ट क्यों नहीं लेना चाहती वो कातिलों को, क्यों नहीं पकड़ना चाहती, क्यों बचाना चाहती है, और क्यों सरकार बचाना चाहती है? एक असल में वो कातिल ही वो गुंडे हैं जो इस हमारे जैसों को, आप जैसों को, सबको लूट लूट खा रहे हैं। इसमें यहाँ पे सब कुछ चला रहा है। हाँ, लेकिन अभी इंटरनेशनल कोर्ट का कोई तुक नहीं है। आप सोचो अभी इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ होगा, नहीं। अभी तो निकलेगा जलूस। अभी आप क्या, अभी देसी भाषा में ना कलेश, जुलूस निकलेगा, औकात दिखेगी सबकी अपने अपनी, कौन कितने पानी में है। तो देखते चलो क्या कि अब जिसको कोर्ट की भाषा समझ आती उसको समझ आएगा भी सुप्रीम कोर्ट जो ये आज कर रही थी भी ये डरी हुई है, और किसने डराया इसे भी। और बाकी तो एक तो नाम शाह और ऊपर से गुजराती हो, और ऊपर से बीजेपी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हुए हो, बाकी कुछ कहना ही नहीं पड़ता। आजकल तो सेल्फ अंडरस्टूड है सब कुछ, और हमने तो आपको कल बहुत कुछ बता दिया था एडवांस में ही, और लेकिन समझदार समझ जाता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। तो खैर ये चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, और ये कोई ऐसा नहीं है भी अफसोस मनाने वाली चीज़ है। आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपको पहले कहा था क्रिस्टल क्लियर, कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, एक एक आदमी का रोल सामने आएगा, एक एक आदमी का भी किस लेवल से कौन कौन कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ था। तो अब देखो सीबीआई के 2 जज आ गए, ठीक है, 2 के भी तीसरा एक और जज भी आया रोहतक कोर्ट का, वो भी हमने लपेटा हुआ है पहले। 3 जज तो सेशन कोर्ट वाले हो गए ये। उसके बाद जस्टिस करमजीत सिंह, अमोल रतन सिंह और एक राजमोहन सिंह, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, और चीफ जस्टिस रविशंकर झा, ये सब हाई कोर्ट वाले आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ये कौन सा है, एम.के. शाह, एम.आर. शाह, और एक तीसरा एक और जज जो बैठा था आज, तो ये आ गए। आप सोचो भी इतने तो जज इन्वॉल्व हैं इस सब चीज़ों में, तो क्या है कि अभी तो बहुत कुछ होना है। तो फिर इन सब के खिलाफ जांच कौन बिठाएगा? ये तो सारे टॉप लेवल के बंदे हैं, ये तो खुद जांच करने वाले बंदे, इनके ऊपर जांच कौन बिठाएगा? तो क्या कोई कानून है या नहीं है, और है तो कैसा है, और कैसे बैठती है जांच? तो क्या है, हथौड़ी छेनी लेके चोट मारते रहो, हल्की हल्की तरेड़े सिस्टम में आने लगी है। टूटेगा ये पत्थर, ये पहाड़ जो पाप का खड़ा हुआ है ना, बुराई का, ये टूटेगा। यहाँ पे हौसला ना हारो। बीबीए तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद लीगल ऑप्शंस खत्म हो गए, अभी तो बहुत कुछ है। अभी क्या, अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसले देके देश को चुप करा दे, फिर तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो इस देश में तानाशाह बन जाएगा, वो तो किसी को भी उठा के जेल में डाल देगा। फिर तो यही होगा ना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तानाशाह हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है, क्योंकि उसका काम भी नियम में बंधा है, और नियम है तभी तो ये देश चल रहा है। अगर नियम, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके लिए नियम ना हो, राष्ट्रपति तक के लिए प्रोटोकॉल बनते हैं। तो इस नियम को मैनेज करना, बैलेंस करना, यही तो व्यवस्था है, यही तो सरकार है। अब क्योंकि वो अपने हक में इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उसे भ्रष्ट कह देते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रहने देती। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, कोर्ट में लोग क्या करते हैं, जज को माई लॉर्ड बोल देता है जी, मेरा भगवान। असल में थोड़ी भगवान है वो कि जो झूठ नहीं बोलता या भ्रष्ट नहीं हो सकता। कितने जजों के ऊपर इंक्वायरी बैठी, कितने जजेस सस्पेंड हुए हैं, कितने डिसमिस हुए हैं भ्रष्ट होने की वजह से।
बहुत सारे, बहुत इतने केस आते हैं। लेकिन क्या है कि चलते रहने दो, कोई वैसा नहीं है। चलो एक आखिर में एक और बात आपसे करनी थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया अभी रात के समय 15 मिनट के लिए सुमरण किया जाए 9 बजे के बाद। तो आपको जो भी सुविधाजनक समय लगे कि भी हमें 15 मिनट सुमन करना चाहिए 9 बजे के बाद, तो आप वो अपना कमेंट्स में दे दें, तो हम एक फ़ाइनल कर लेते हैं। रिव्यू डाल दो आर्टिकल 137 में। अभी रिव्यू नहीं डालेंगे, अभी हमने कई चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, रिव्यू अभी नहीं डालेंगे। अभी हम पहले जस्ट इस ऑर्डर को एनालिसिस करके इसके काउंटर स्टेटमेंट्स निकालेंगे, काउंटर जजमेंट्स निकालेंगे, बहुत कुछ होगा। क्योंकि अब ये कोर्ट ये तो लिख नहीं सकती डिसमिस्ड, सिर्फ डिसमिस्ड क्यों, कारण दिखना पड़ता है। वो कारण क्या लिखेगी वो देखना है। अब जो इसने बोला है जज ने वही लिखना है। हालांकि वो तो हम रिकॉर्ड करके लेकर आए हैं वहाँ से खुद भी अपने मोबाइल में भी जो कोर्ट ने बोला है। लेकिन देखते हैं जैसे हाई कोर्ट क्या करती है चंडीगढ़ में, ऑर्डर तो कुछ और बोलती है, लेकिन क्योंकि 3-4 दिन बाद छप के आता है ऑर्डर और लिख के कुछ और आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या ऐसा होता है हमें तो पता नहीं, पर देख लेते हैं आए जब ऑर्डर आएगा। तो जो हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ हुआ है। अभी इतना डर किसको क्यों लग रहा है ये कह नहीं सकते। बाकी हमने जो मेन बात है अभी सुमरण करने का, भी आप सुमरण का कोई 15 मिनट का समय बांध लें और आप कमेंट्स कर दें। फिर हम एक साझा टाइम रख लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में क्या है जी, कोई सुबह 3-4 बजे का पता नहीं, अपने हिसाब से करते हैं, वो सब कर ही रहे हैं। लेकिन हम ऐसा टाइम 15 मिनट जो सभी लोग कर सकें। सुबह हर व्यक्ति का उठने का हिसाब अपना अलग अलग है, तो आप शाम के टाइम हम रखना चाह रहे हैं, सुबह अपना पर्सनल रखिए। तो आप जैसा भी है बताइए, भी अपना कमेंट्स कर दीजिए, फिर कल हम फाइनलाइज कर लेंगे भी ये टाइम हम रखेंगे जो सबके लिए कॉमन लगे, 9 से 10 बजे के बीच बीच में 15 मिनट कोई भी। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई अभी तो सामने आएगी, अच्छों की आएगी। जरूरी नहीं है सिर्फ यही है, जितने भी खेल खिलाड़ी हैं सब में कितने लेवल पे मिलजुल के काम हो रहा है, ये सब खिलाड़ी सामने आएंगे। तो आप फिक्र मत कीजिए, बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए, और इस उम्मीद के साथ हजूर पिताजी के चरणों में सबने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।